हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। आज की इस वीडियो में सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 44 तक सारी बातें डिटेल करेंगे। उससे पहले जरा ये जान लेते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने आपको बताया था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो आइदर वो एब्सोल्यूट नेचर का होगा या फिर कंडीशनल नेचर का होगा। सर, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दें। अगर हम सेल नेचर की बात करें तो लाइक बायर की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, वो टाइम पर पेमेंट कर दे, और सेलर की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, वो टाइम पे डिलीवरी कर दे प्रोडक्ट की या गुड्स की। तो ये तो बात हुई एब्सोल्यूट नेचर की। सर, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कोई कंडीशन अवेलेबल हो। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये कंडीशन होती है एग्रीमेंट टू सेल के नेचर में, जहां पे बायर फ्यूचर में पेमेंट करने की बात करता है या फिर सेलर फ्यूचर में या पार्ट ऑफ डिलीवरी की बात करता है। सर, सेक्शन 31 में बायर और सेलर की कंडीशंस बताई गई हैं कि बायर और सेलर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उन्हें कैसे परफॉर्म करना है। रादर देन इसके बाद जितने भी सेक्शन हैं वो सारे सेक्शन डिनोट करेंगे। नोट कर लीजिएगा, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। ठीक है, तो आपको ना याद करने में आसानी होगी। ये पॉइंट कॉपी में मेंशन कर लीजिए, बुक में मेंशन नहीं है आपके। जो सेक्शन 31 इसके बाद जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए सिर्फ एक पॉइंट नोट करेंगे, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। जितने सेक्शन सारे इस पर मूव करेंगे। और अगर आपके दिमाग में ये एक बार क्लियर हो गया कि हम डिलीवरी ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं तो चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से हर एक सेक्शन आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट मेंशन कर लीजिए पहले। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब साफ है सर, सेक्शन 32 से लेके जितने भी सेक्शन मूव करेंगे 44 तक, वो सारे के सारे सेक्शन किससे रिलेट करेंगे? सर, डिलीवरी ऑफ गुड्स से। अब जो है स्टार्ट करते हैं एक एक सेक्शन को। कॉपी पेन साथ लेके बैठो, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सर सेक्शन 31। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या बोला गया है, ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। सर, सेलर और बायर की ड्यूटी किस नेचर की होगी? ऑब्वियस सी बात है, ये डिपेंड करेगा उनके कॉन्ट्रैक्ट के नेचर पे। जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसी उनकी ड्यूटी होगी। मान लो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो सेलर को रीजनेबल टाइम पे गुड्स की डिलीवरी देनी है, बायर को रीजनेबल टाइम पे गुड्स का पेमेंट करना है। समझ आ रही बात? या फिर वहाँ पे एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि वो 3 मंथ या 4 मंथ बाद डिलीवरी देंगे, या फिर पार्ट पोर्शन में डिलीवरी देंगे, और या फिर जो बायर है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा, या फिर फ्यूचर कोई स्पेसिफिक डेट होगी उस डेट पर पेमेंट करेगा। तो बायर और सेलर की जो ड्यूटीज दी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के नेचर में, कहा मेंशन है सर? सेक्शन 31 पे। आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन 32 की बात करेंगे। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशन। देखो, पेमेंट एंड डिलीवरी की जब हम बात करेंगे, एक बात पहले दिमाग में सेट करो, हम अब जितने भी सेक्शन पढ़ेंगे वो डिलीवरी ऑफ गुड्स से डिपेंड करेंगे। क्लियर? सारे के सारे सेक्शन रिलेट करेंगे डिलीवरी ऑफ गुड्स से। अब जब यहाँ बोलता है आपसे पेमेंट एंड डिलीवरी, तो ऑब्वियस सी बात है बोथ आर रेडी एंड विलिंग टू। ये लाइन नोट करेंगे, बोथ आर रेडी एंड विलिंग टू। सर, मतलब क्या है? पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनना। जब हम यहाँ पे बात करेंगे बायर और सेलर की, तो बायर रेडी भी होना चाहिए, उसकी विलिंगनेस भी रेडी। दैट मीन्स उसके पास पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। पहली बात तो रेडी हो गई। दूसरा, विलिंग टू पे, तो और बायर विलिंगनेस रखता हो कि वो उसका पेमेंट करेगा जो भी गुड्स वो बाय कर रहा है। अब सेलर की बात कर लेते हैं। रेडी एंड विलिंग टू सेंड। रेडी एंड विलिंग टू सेंड या सेल, इसका मतलब क्या है? सर, रेडी का मतलब उसके पास उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, ऑलरेडी स्टॉक हो। ठीक है, रेडी है। अब विलिंग टू सेल, और वो तैयार उस गुड्स को सेल आउट करने के लिए। किस में दिया गया है? सेक्शन 32 में। नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन 33। अब यहां से मेजर रोल प्ले होगा डिलीवरी। सर, क्या है ये? इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। क्या करना है सर? हमें बायर के पोजीशन में गुड्स को डाल देना है। ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे होगा? फ्री कंसेंट में होगा। दैट मीन्स नाइदर बाई कोर्सियन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड। इनके बजाय जो फ्री कंसेंट होगा, जहां पर सेलर रेडी होगा अपने गुड्स को डिलीवर करने के लिए एक स्पेसिफिक पेमेंट में, वो बात कही जाएगी सेक्शन 33 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेक्शन 34, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। देखो, जब हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट डिलीवरी की, तो यहाँ पे कुछ मेजर पार्ट है वो समझने होंगे हमें। जैसे लिखा हुआ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स हैज़ द सेम इफेक्ट ऑफ होल। मतलब जब आप
पार्ट की भी डिलीवरी कर रहे हो ना, एग्जाम्पल आपको 100 टन स्टॉक सेंड करना है, आपने 30 टन स्टॉक भी सेंड कर दिया अगर, तो वो होल गुड्स का पार्ट माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ जो होल गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो उस पार्ट गुड की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनेगी, और जो उसका पेमेंट बन रहा होगा वो हमें पे ऑफ सेलर को करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेक्शन 35 बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। देखो इस पॉइंट को समझना, ये जो पॉइंट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं लाइन बोलूँ, ध्यान से सुनो। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स, फिर से रिपीट करता हूँ, द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अंटिल द बायर हैज अप्लाइड फॉर डिलीवरी। सुन लो ध्यान से, सेलर कभी भी गुड्स को डिलीवर करने के लिए बाउंड नहीं है जब तक बायर डिलीवरी के लिए अप्लाई ना कर दे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो लाइन सेम है, सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर। एक्सेप्शन है, लेकिन सर एक्सेप्शन क्या है? एक कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अगर उनके बीच हुआ है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन है कि भाई आपको पेमेंट करनी है, आपको गुड्स की डिलीवरी करनी है, मतलब साफ है बायर रेडी है पेमेंट के लिए, एक स्पेसिफिक डेट हो सकती है और सेलर उसमें मेंशन है कि सेलर को डिलीवरी देनी है, ये नहीं बताया है कि बायर बोलेगा तो देनी है। ठीक है, तो ये बात किस में गई? सेक्शन 35। अब यहाँ से जो चीज़ बताऊँगा ध्यान से सुनना, बिकॉज मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में नोट किया, बट मैं आपको डिटेल करूँगा। सेक्शन 36(1) में लिखा गया है प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये कुछ मेजर रोल प्ले करेगा, ध्यान सुनेंगे। डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सर ये कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करेगा, इसमें 3 कंडीशन आएंगी। कितनी सर? 3 कंडीशन। प्लेस ऑफ डिलीवरी में नोट कर लेंगे 3 कंडीशन, 3 केसेस बनेंगे। पहला है कि डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज सेल में अलग और एग्रीमेंट टू सेल में अलग। बताता हूँ, देखिए इफ़ देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट, पहले मैंने बोला डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड एट द प्लेस वेयर दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। जिस वक्त सेल हो रही है हम मान लेंगे गुड्स की वहीं डिलीवरी हो गई। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो नॉर्मल सेल में जब आप कहीं कुछ परचेज कर रहे हो तो कॉमर्शियल नेचर में भी, तो जहाँ पर आप परचेज कर रहे हो, जहाँ पर सेलर सेल कर रहा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ऐसा एजम्पशन लिया जाएगा जहाँ पर सेल हो रही है वहीं गुड्स की डिलीवरी हो गई। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड की बात करते हैं, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, देखो एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है तो एग्रीमेंट में जो टाइम मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। बता देता हूं, इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड आर रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड। गुड्स जिस पर हम एग्री हो रहे हैं सोल्ड करने के लिए सेलर के साथ में, उसकी डिलीवरी रिक्वायर्ड है। आगे सुनेंगे, एट द स्पॉट वेयर दे वर एट द टाइम व्हेन एग्रीमेंट इंटर इनटू, मतलब साफ है सेल में हम क्या बोल रहे हैं, जहां सेल होगी वहीं डिलीवरी हम एज्यूम कर लेंगे। एग्रीमेंट टू सेल में हम क्या बोल रहे हैं, जहां पर एग्रीमेंट होगा उस टाइम पर गुड्स अवेलेबल है, एग्रीमेंट के टाइम पे गुड्स अवेलेबल है तो हम मान लेंगे डिलीवरी हो चुकी है। तीसरी पॉइंट, इफ गुड्स वर नॉट इन एग्जिस्टेंस, समझो जब गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, मतलब ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, जब एग्रीमेंट हो रहा है तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, प्रोड्यूस नहीं करा गया है, तो डिलीवरी कब मानी जाएगी सर? डिलीवरी का प्लेस वो माना जाएगा जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है। 3 बातें कही हैं, रिपीट कर देता हूं। सेल के नेचर में केस फर्स्ट, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जैसे ही सेल होगी उसी प्लेस को हम डिलीवरी मान लेंगे, डिलीवरी ऑफ प्लेस मान लेंगे, प्लेस ऑफ डिलीवरी। क्लियर। दूसरा, लाइक पहला सेल जहां सेल हो रही है वही प्लेस ऑफ डिलीवरी। दूसरा, एग्रीमेंट टू सेल, गुड्स अवेलेबल है तो जहां पे एग्रीमेंट हो रहा है उसी टाइम पे हम मान लेंगे डिलीवरी हो गई है। तीसरा, एग्रीमेंट टू सेल का केस है लेकिन गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं है, गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं है, उस वक्त गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हो रहा होगा हम ऐसा अजम्पशन लेंगे कि वहीं पे गुड्स की डिलीवरी हो गई है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइम फॉर डिलीवरी। ओके 36 के 2 में बोला गया है टाइम ऑफ डिलीवरी। देखो अगेन बात वही, डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज ध्यान रखेंगे एक वर्ड रीजनेबल टाइम, पढ़ देता हूँ। इफ नॉट फिक्स्ड बाय द पार्टी द सेलर मस्ट सेंड देम विद इन रीजनेबल टाइम, मतलब साफ है टाइम ऑफ डिलीवरी की बात की जा रही है। अगर पार्टीज़ ने डिलीवरी का टाइम फिक्स नहीं किया तो क्या करना है? सेलर जब मर्जी डिलीवर करेगा, क्या चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। सेलर को क्या करना पड़ेगा? सेलर को एक रीजनेबल टाइम, मतलब एक अनुमानित समय में गुड्स डिलीवर करना होगा। एग्जाम्पल के लिए वो डिपेंड करेगा गुड्स के नेचर पे। मान लो कोई गुड्स ऐसा है जो ख़राब जल्दी हो सकता है, ठीक है, तो सेलर को उसे जल्द से जल्द पहुँचाना होगा। कोई गुड्स ऐसा है जो बायर की नीड है, वो सेलर को बता के गया है, टाइम नहीं बताया बट उसने बताया कि मेरी ज़रूरत है, अगर आप
मुझे दोगे तो मैं आगे सेल आउट कर पाऊंगा, तो भी सेलर को उसे रीजनेबल टाइम मतलब जल्द से जल्द पहुंचाना होगा। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स विथ थर्ड पार्टी। 36(3) बोला गया गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। देखो जरा, देयर इज नो डिलीवरी अनलेस थर्ड पार्टी एक्नॉलेज। कोई डिलीवरी नहीं मानी जाएगी जब तक थर्ड पार्टी एक्नॉलेज ना कर ले टू द बायर दैट ही होल्ड गुड्स ऑन हिज बिहाफ। पढ़ देता हूँ। इन दिस केस क्या है, गुड्स विथ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के पोजीशन में समझो, मैं बायर आप सेलर, हम दो पार्टी हुए, कोई तीसरा बंदा है वो थर्ड पार्टी कहलाएगा। क्लियर है। तो लिखा क्या गया, इन दिस केस देयर विल नो डिलीवरी, कोई डिलीवरी नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन है वैसे एक्नॉलेज ना कर ले टू द बायर दैट होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। बायर को ऐसा बिलीव ना दिलाते कि भाई तुम्हारे बिहाफ पे हमने गुड्स होल्ड किया है। अगर ऐसा आएगा तो एजम्पशन ले आएगा कि यहाँ पे भी गुड्स डिलीवर होगा। अगला पॉइंट, टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। ओके, टाइम फॉर टेंडर ऑफ 36(4), 36 में 1 2 3 4 इतने आए सर। ठीक है। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, इट मे बी ट्रीटेड एज इनइफेक्चुअल अनलेस मेड अ रीजनेबल आवर। सर ये जो वर्ड आते हैं ना, रीजनेबल, दैट मीन्स एक अनुमानित समय, जितने में हो जाना चाहिए। ठीक है। पढ़ देता हूँ। डिमांड और टेंडर। टेंडर बोले तो आपने सुना, कहते हैं ना टेंडर पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आप वाला नहीं, जो लाइक ओवरब्रिज बनने का, रोड बनने का, डैम बनने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे टेंडर पड़ता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो टेंडर डालते हैं, मतलब एक डिमांड करते हैं। ठीक है। तो बोलेगा डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी शुड बी मेड एट अ रीजनेबल आवर, अदरवाइज सच डिमांड इज इनइफेक्चुअल। रीजनेबल आवर में अगर डिमांड नहीं हुई, टेंडर नहीं हुआ, तो उसको इनइफेक्चुअल मान लेंगे। अब आगे सुन लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज रीजनेबल आवर? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जो रीजनेबल आवर होगा वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कॉन्ट्रैक्ट वैसा रीजनेबल आवर। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। भाई इसके लिए तो एक लाइन दिमाग में सेट कर लो, मस्ट एक्सपेंस फॉर डिलीवरी मस्ट बॉर्न बाय द सेलर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन किसके बिहाफ पर? बायर के बिहाफ पर। पढ़ देता हूँ। एक्सपेंस रिलेटेड टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। ध्यान से सुनेंगे। एक्सपेंस रिलेटेड टू पुटिंग द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट मस्ट बी बॉर्न बाय द सेलर। जो भी खर्च हो रहे हैं डिलीवरी में, गुड्स को डिलीवर करने के लिए, उसे कौन बॉर्न करने वाला है? सेलर करने वाला है। आगे सुनेंगे। ओके, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी, या तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो जिसमें हमने एक्सप्रेसली ये शो किया हो भाई साहब खर्चे तो आपको बियर करने पड़े। अगर ऐसा है तो बायर डेफिनेटली पे करेगा। अगर ऐसा नहीं है, कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे डिलीवरी के किसे बियर करने हैं? सेलर को करने हैं। अगला, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। इसमें 2 3 4 भी इसके अंडर में भी पॉइंट है, मैं बता दूंगा आपको क्या है। रॉन्ग क्वांटिटी, buyer may reject them but if he accept then pay for it। देखो यार, रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब क्या? या तो लेसर, या तो एक्सर, या तो मिक्सचर। फिर से रिपीट करता हूँ, लेसर एक्सेस मिक्सचर। नोट कर लो यहाँ पे आपको, लेसर एक्सेस मिक्सचर, लेस क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी, मिक्स क्वांटिटी। ठीक है ना। अब इसको ना रटना नहीं, समझना। आपने अगर लेस क्वांटिटी दी है एज अ सेलर, आपने बायर को लेस क्वांटिटी डिलीवर की है, तो सेलर के पास, जो सेलर ने लेस क्वांटिटी भेजी, बायर के पास राइट्स क्या गया? बायर चाहे तो पूरा गुड्स रिजेक्ट कर दे, या फिर बायर चाहे तो जो लेस क्वांटिटी आई है उसको एक्सेप्ट करे और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसी के बिहाफ पे पेमेंट कर दे। पहला कंडीशन क्लियर, लेसर क्वांटिटी। अब एक्सेस क्वांटिटी की बात करते हैं। अगर सेलर ने जितनी क्वांटिटी बायर ने मांगी तो उससे ज़्यादा बायर के पास भेज दी, फिर से बायर के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, बायर सारा गुड्स रिजेक्ट कर दे, या फिर जितना उसकी नीड थी वो एक्सेप्ट करके बाकी रिजेक्ट कर दे। क्लियर। अब मिक्सचर क्वांटिटी देखो, मिक्सचर क्वांटिटी में बायर अगेन क्या काम करने वाला है? जो उसके नीड के गुड्स हैं उनको एक्सेप्ट कर ले, बाकी को रिजेक्ट कर दे। बट यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखनी है, इन्फीरियर नेचर का अगर मिक्सचर हुआ है तो वो मिक्सचर डिलीवरी में नहीं आता। पढ़ देता हूँ, मिक्सिंग ऑफ गुड्स विथ इन्फीरियर गुड्स। जो आपने गुड्स मिक्स किया वो इन्फीरियर, गंदे नेचर गुड्स मिक्सर कर दिया है, डज नॉट अमाउंट टू मिक्सिंग ऑफ गुड्स डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। ये डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के मिक्सचर में नहीं आता। तो फिर से बोल देता हूँ, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी में तीन बातें, लेसर, एक्सेस और मिक्सचर। ठीक है।
कम डिलीवर करना, ज़्यादा डिलीवर करना और मिक्सचर डिलीवर करना। ठीक है, चलो अगले पॉइंट मूव करते हैं। पार्ट डिलीवरी या फिर आप कह सकते हैं सेक्शन 38 में इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। ओके, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इन इंस्टॉलमेंट। या तो कोई ऐसी सहमति हो, अदरवाइज बायर गुड्स को इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने के लिए बाउंड, प्रेशराइज कतई नहीं है। पढ़ देता हूँ। अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इंस्टॉलमेंट। अब एक लाइन है, ध्यान से सुनना। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट देयर ऑन मे डिटरमाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन केस ऑफ डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट। या फिर देखो, हम पार्ट में डिलीवरी कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी कर रहे हैं और हम ऐसा चाहते हैं कि बायर उस गुड्स को एक्सेप्ट कर ले। डिपेंड करता है बायर की कंडीशन पे। या तो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो हमारे और बायर के बीच में, सेलर बायर के बीच में, जहाँ पर बायर ने बोला हो कि मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूँगा, सेलर ने बोला भाई साहब मैं इंस्टॉलमेंट में गुड्स की डिलीवरी करूँगा। अगर केस ऐसा है तो एग्री, बायर बाउंड होगा। अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बायर कहीं से भी बाउंड नहीं होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी टू कैरियर। सेक्शन 39(1) में है डिलीवरी टू कैरियर। देखो, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पर डिपेंड करेगा। सर पढ़ देता हूँ। सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर फॉर ट्रांसमिशन टू द बायर। ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्राइमा फेसिया। कई बार बच्चे पूछते हैं सर प्राइमा फेसिया क्या है? प्राइमा फेसिया दैट मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही। प्राइमा फेसिया डीम टू बी डिलीवर टू द बायर। अगर ये बात हो डिलीवरी ऑफ कैरियर, कैरियर से भेजो चाहे ठेले से भेजो, फर्क नहीं पड़ता। गुड्स किसको डिलीवर होना है? डीम टू डिलीवर टू द बायर। सर गुड्स की डिलीवरी बायर को जानी है। किसके थ्रू जानी है? सेलर के थ्रू। लेकिन जो पोर्शन, जो मिड वैल्यू बनी वो क्या बनी है? कैरियर बना है। तो सेलर बायर गुड्स डिलीवर करना चाहता है वाया कैरियर, चलेगा, लेकिन गुड्स की डिलीवरी किसको? बायर को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सेक्शन 40 डिटेरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। अगर कुछ खराब होता है तो किसका? आसान शब्दों में बायर का। लेकिन बात देखो, कोई भी कंडीशन आएगी तो एक बात दिमाग में हमेशा रखना कि जो अगर कंडीशन बन रही है, अगर वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो गई, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना है और उसमें एक्सप्रेसली चीज़ें मेंशन है, एक्सप्रेस इम्प्लाइड समझ आता है ना, एक्सप्रेस में चीज़ें लिख के बोल के बताई जाएंगी पूरी तरीके से। इम्प्लाइड में प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, लॉ ने एजम्पशन ले लिया है। तो जब हम बात कर रहे हैं गुड्स अगर ट्रांजिट के दौरान ख़राब हुआ, लाइबिलिटी फॉल ऑन द बायर, तो लाइबिलिटी बायर पे जानी चाहिए, लेकिन सुनना पूरा। वेयर गुड्स आर डिलीवर एट अ डिस्टेंस प्लेस, अगर आपने कुछ दूरी पे भेजा हुआ, कुछ दूरी मतलब ऐसा नहीं पड़ोस में, the liability for deterioration necessarily incidental to the course of transit will fall on the buyer. बायर पे जाएगा थ्रू द सेलर एग्री टू डिलीवर एट हिज ओन रिस्क। ठीक है ना, सेलर अगर अपने रिस्क पे भेजने को रेडी है तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, तो सेलर को बियर करना पड़ेगा। अदरवाइज लाइबिलिटी किसकी? बायर की। कब? जब एक डिस्टेंस प्लेस पे गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, बायर राइट्स टू एग्जामिन द गुड्स। यार सिंपल सी बात है, आप बुक में देखना मिलेगा, मॉडल में मिलेगा, है ना। मैं नहीं चाह रहा वीडियो कट हो, एक लेंथ में कंप्लीट कर देना चाह रहा हूँ। बायर राइट टू एग्जामिन द गुड्स। समझो, इफ गुड्स आर नॉट प्रीवियसली एग्जामिन बाय द बायर, अगर गुड्स को बायर ने प्रीवियसली एग्जामिन नहीं किया है तो बायर को राइट्स मिलते हैं कि भाई साहब वो गुड्स का पेमेंट करने से पहले एक बार उसको चेक कर ले कि जो भी वो रिजनेबल पेमेंट कर रहा है आपको, ठीक है, तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस गुड्स को एग्जामिन करने की, सो दैट वो अफोर्ड करेगा नहीं करेगा, उसे ऐसा रियलाइज नहीं होना चाहिए उसके साथ फ्रॉड हुआ है। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। और यहाँ बता के फिर इस टॉपिक को फिनिश ऑफ करेंगे और आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 3 आज कंप्लीट हो रहा है। अब इस लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले काम की बात, कल रात हमने आपसे पोल किया, पोल में हमने आपसे पूछा कितने सारे बच्चों ने रिवीजन कर लिया है, और जो उसका फीडबैक था बहुत ही कमाल था। मतलब 75% से ज़्यादा बच्चों ने संडे को रिवीजन में यूटिलाइज नहीं किया, और ये रीज़न है कि मंडे आपको क्लास नहीं दी जा रही। मैं चाहता हूँ मंडे नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मंडे का दिन आप प्रॉपर यूटिलाइज कर लें और ये चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो। तो आप सब मुझसे कमेंट प्रॉमिस ज़रूर करेंगे, हाँ सर रिपीट नहीं होगी। संडे का दिन इसीलिए रखा है कि जो लास्ट की 6 क्लासेज हों जम की रिवाइज करो। आई होप आप समझ रहे हो। और ये रीज़न था कि संडे हमने क्लास नहीं दी, बट आपने संडे को यूटिलाइज नहीं किया, तो मैं इस बार
आपकी इस एरर को रेक्टिफाई करते हुए मंडे एक दिन एक्स्ट्रा दे दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप कर लो, ठीक है। इससे ज़्यादा का गैप नहीं करना। फिर से हम लोग क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे ट्यूसडे से। चलो लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में है। एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर, एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, जब बायर क्या करने वाला है। पॉइंट नंबर 1, इंटीमेट टू द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्ट द गुड्स, जब वो सेलर को बताया भाईजान मज़ा आ गया गुड्स देख के, खुदा कसम ऐसा ही तो चाहिए था, ये गुड्स अब हम ले रहे हैं, हम आपको पेमेंट कर देंगे, क्लियर। तो पहला वो बता दे सेलर को। पॉइंट नंबर 2, डज एनी एक्ट टू द गुड्स विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विथ ओनरशिप ऑफ द सेलर, कुछ ऐसा कर दे जिससे वो सेलर की ओनरशिप से हट के बायर की ओनरशिप में आ जाए। एग्जाम्पल, आपने कार बाय करी, हटो यार कार का बहुत है एग्जाम्पल, आपने पिज़्ज़ा बाय किया, मंगाया, डिलीवरी आई और आपने खा लिया, आपने एक्टिविटी कर दी ना, सेलर की ओनरशिप से ख़त्म हो गया वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ पिज़्ज़ा सर कॉमर्शियल नेचर में नहीं आता अगर आपको उसे आगे सेल नहीं करना तो। थर्ड पॉइंट, रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, हमेशा बात हो रही है रीजनेबल आवर की, रीजनेबल टाइम की, हमेशा इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है। तो रीजनेबल टाइम से ज़्यादा गुड्स आपने अपने पास रख लिया विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट इज रिजेक्ट देम, सेलर को बिना बताए आपने अपने पास गुड्स रखा है कि रीजनेबल टाइम से ज़्यादा वक्त के लिए, तो ये मान लिया जाएगा एज अ बायर आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है। तो सर अब जाके आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 3 कंप्लीट होता है।